So, hello everyone, welcome to this new lecture of polity through the real text of the constitution. कोई ज़्यादा इंट्रो नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी 2024 प्रीलिम्स के लिए कम बच गया है। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता दें कि आप अपनी पूरी जो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ पॉलिटी है वो अगर रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कवर करना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जा करके देख लेना। आप अगर स्टार्टर हो फिर भी, आप अगर रिविजनर हो फिर भी आपके लिए वो प्लेलिस्ट हो सकता है हेल्पफुल हो। शुरू करते हैं। हम यहाँ तक इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सब चीज़ें पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी है। फंडामेंटल ड्यूटीज से स्टार्ट करेंगे और इस साल के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। वाई सो? बिकॉज देखिए, देयर इज अ केस इन सुप्रीम कोर्ट, दुर्गा दत्त वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक केस आ चुका है, दुर्गा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें की डिमांड की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसी डायरेक्शंस इशू करे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल बनाया जाए और फंडामेंटल ड्यूटीज को अडियर करने वाले सिटीजन्स के लिए इंसेंटिव्स का मैकेनिज्म हो। राइट, सिंस दिस इज अ बिगर हैपनिंग, ये 2022 में ये केस आया था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसीलिए आई अज्यूम कि 2023 का अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल का पेपर देखोगे, राइट, उस पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर में सरप्राइजिंगली यूपीएससी ने फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि उन्होंने पिछले 10-12 साल में कभी नहीं पूछा था। राइट, कि व्हाट इज, उन्होंने कुछ इस तरीके से, कुछ इस इफेक्ट में वो क्वेश्चन पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल बनाने के पीछे क्या लॉजिक आपके, ठीक है, आप दे सकते हैं या फिर कैसे इसे जस्टिफाई किया जा सकता है, कुछ इस इफेक्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को उस पर्सपेक्टिव से यहाँ कवर करेंगे। जैसे हमें मालूम है, हमारे सारे लेक्चर सबसे पहले बेसिक से शुरू होते हैं। बेसिक से मतलब कि भैया वो चीजें जो यहाँ नहीं लिखी गई है, उन चीजों से भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। नंबर वन चीज आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में याद रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब ऐड हुई वो कहानी हम बाद में देखेंगे। राइट, नंबर वन बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, नंबर वन, they were not the part of the original constitution. Number two, they are not enforceable. They are not enforceable. Right, they are not enforceable in the court of law. There are two terms. Number one, being enforceable in the court of law, and being enforceable by law. By law, बोथ दीज टर्म्स आर डिफरेंट। अगर इन दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म को उन्होंने, ठीक है, आपके एमसीक्यू में डाल दिया तो ध्यान में रखना, किसी को रॉन्गली मार्क मत करना। बीइंग एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या कोर्ट में जाकर के आप इन्हें इंपोज करवा सकते हैं? नो, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट मीन्स अगर कोई भी सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज को अडियर नहीं करता है तो आप कोर्ट में जाकर के उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं, आप इस पे केस नहीं कर सकते हैं। बट दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। दैट मीन्स पार्लियामेंट में पास अ लॉ टू impose these fundamental duties or any of them, any of them, to impose these fundamental duties collectively or any of them, उस इफेक्ट के लिए पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ। तो यहां से अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आर दे एनफोर्सेबल बाय लॉ? यस। आर दे एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नो। राइट, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राइट, इफ देर इज नो लॉ ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट टू एनफोर्स एनी ऑफ दीज फंडामेंटल ड्यूटीज, देन breach of that fundamental duty cannot be brought to the courts. That means they are not enforceable in the court of law. क्लियर? नंबर दो बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है। नंबर तीन बात जो ध्यान में रखनी है कि yes, they are not enforceable in the court of law, but does constitution declare them as enforceable, as non-enforceable in the court of law? No. Unlike DPSPs, डीपीएसपीज के बारे में हमने स्पेसिफिकली देखा था कि आर्टिकल 37 स्पेशली ये बात कह रहा है कि DPSPs shall not be enforceable in the court of law. That means DPSP की जो नॉन जस्टिशियबिलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखी है। सेम डिक्लेरेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। Look, fundamental rights are enforceable in the court of law. Yes, Constitution specifically provides for their enforceability under Article 32. DPSPs
are not enforceable in the court of law. Constitution explicitly declares that under Article 37. But fundamental duties like DPSPs are not enforceable in the court of law, but Constitution does not contain any sort of declaration to that effect. तो ये कुछ बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब आते हैं उस मेन चीज पे। हाँ, एक और बात जो हमें यहां से ध्यान में रखनी है वो ये कि क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कैन दे, है ना, या फिर आर दे एप्लीकेबल ऑन सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, आर दे एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेशंस, आर दे एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, ऑन एनजीओज, राइट? नो, they are applicable only on citizens. By citizens we mean those people who are enjoying political as well as civil rights in India. समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स क्या पॉलिटिकल राइट इंडिया में क्या हो गए? राइट टू वोट, राइट, राइट टू गेट इलेक्टेड, राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, राइट। क्या किसी कॉर्पोरेशन, क्या किसी कंपनी, क्या किसी एनजीओ के पास पॉलिटिकल राइट्स है? ऐसे क्या कोई एनजीओ राइट टू वोट एंजॉय करता है? नो। समझ रहे हो? देयर इज अ क्लासिफिकेशन, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन. Non-citizens are usually called as legal persons. Both these citizens as well as non-citizens in India's legal jurisprudence, they are known as legal persons. Legal persons में आपके citizen भी आएंगे, person before the law. Legal person में आपके non-citizen भी आएंगे, person before the law. इन non-citizens में आपके foreigner individuals भी आ सकते हैं, कोई corporation आ सकती है, कोई डीटी देवता भी इसमें आ सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सबरीमाला केस था, सबरीमाला केस में द टेम्पल डीटी वॉज अ लीगल पर्सन, वॉज हैविंग अ स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन इन इंडिया. एनवायरमेंट इज अ लीगल पर्सन, रिवर्स आर लीगल पर्सन इन इंडिया, रिवर्स इन कॉन्फ्लिक्ट, है ना, या फिर पर्सन्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ हु आर अपियरिंग इन कोर्ट आइदर एज ए लिटिगेंट और एज एन एग्रीव्ड, वो आपके लीगल पर्सन्स की कैटेगरी में आएंगे. तो क्या ये लीगल पर्सन्स पे, सभी लीगल पर्सन्स पे एप्लीकेबल है? नो. यहां से क्वेश्चन बनाएगा, दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन द सिटीजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स दैट दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन द सिटीजन. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अब आते हैं उस कहानी में कि भैया ये जो चीजें हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया में ऐड कैसे हुई. देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज पे जो वो प्री में क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा. वो जो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो रटने वाली चीजें हैं, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए. इसीलिए जो पेरिफेरल चीजें हैं उनको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं. सो हमने ये देखा कि दे वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. They were added through 42nd Constitution Amendment Act, 42nd Constitution Amendment Act in 1976. ये कहानी सभी को पता है. और कितने ऐड हुए थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. यहां तक कि ये कहानी सभी को पता है. लेकिन भैया उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, यूपीएससी ने 1996 या 7 में एक पीवाईक्यू, बहुत अमेजिंग पीवाईक्यू पूछा था कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो आप अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, ये किस चीज के पर्पज के लिए बनाई गई थी? पर्पज क्या था इस कमेटी का? उसमें 2 ऑप्शन थे, एक फंडामेंटल ड्यूटीज को रेकमेंड करने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स को रेकमेंड करने के लिए. आंसर वॉज नॉट दिस, आंसर वॉज दिस वन. एक्चुअल में ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी, आप इस पे वो बहुत अच्छा पीवाईक्यू बना सकता है. हम इसकी रिकमेंडेशंस को, कुछ रिकमेंडेशंस को यहाँ जानेंगे जो आपको कहीं, राइट, जो आपको उसमें पीवाईक्यूज में अपीयर होते हुए वो रिकमेंडेशंस आपको जरूर मिली, लेकिन वो आपको लक्ष्मीकांत जैसी बुक में नहीं मिलेगी. तो इसकी रिकमेंडेशंस को ब्रॉडली हम कवर जरूर करेंगे. ये जो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नेचर क्या होना चाहिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नेचर क्या होना चाहिए, उसी नेचर ऑफ अमेंडमेंट को डिटरमाइन करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी, देन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये स्वर्ण सिंह जो है इंडियन पॉलिटिक्स में काफी एक बड़ा नाम रहे हैं, राइट. प्रोबेबली आई थिंक ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर टिल डेट इन इंडिया, राइट. तो ये स्वर्ण सिंह, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे मिनिस्टर रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, लेबर मिनिस्टर रहे.
तो इन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियोज होल्ड भी किए हैं. वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी. ही वॉज गिवन द चार्ज टू रिकमेंड द नेचर ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ओवर ऑल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो कैसी लाई जाए 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे, इस चीज के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई. फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इन्होंने क्या अपनी रिकमेंडेशंस दी, उन्हें हम पढ़ेंगे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पहले कुछ जनरल रिकमेंडेशंस, थोड़ी आंखें चौंका देने वाली जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, जो इसी कमेटी ने दी थी. और आप पॉलिटी में पढ़ते हैं और आपको मालूम नहीं है कि इसी कमेटी ने वो रिकमेंडेशन भी दी थी, और वहां से क्वेश्चन बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, तो बाहर में जाओ. राइट. तो इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन, देखो पता क्या है, वो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बना सकता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्या ऑब्जर्व किया था. इस पे भी वो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है. तो इनकी जो जनरल रिकमेंडेशंस थी, उनको हम यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ब्रॉडली थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे. नंबर 1 इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम को इन्होंने एग्जामिन किया था, क्योंकि तब से लेके आज तक देश में है ना, एक तरीके से एक डिस्कोर्स चला हुआ है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ, आई मीन a lot of discipline in the governance, a lot of expertise, more expertise in the governance, right. तो उसके लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लाने की जो है जरूरत तब भी थी, अब भी महसूस की जा रही है. तो इस पे उनकी क्या राय थी, उनकी राय थी कि भैया at this point of time it is unnecessary to change the fundamental feature of our governance. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं लाना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है, ये उन्होंने उस वक्त रिकमेंड किया था. दूसरी बात, जो आप कहते हैं ना कि प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड्स जो है नए इंट्रोड्यूस किए गए, वो तीनों वर्ड्स रिकमेंड किए थे स्वर्ण सिंह कमेटी ने. इनफैक्ट उन्होंने जो फ्रेज रिकमेंड किया था वो ये नहीं था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये फ्रेज उन्होंने सजेस्ट नहीं किया था. उनका जो सजेशन था वो था सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक. और दिस इज अ सिंगल फ्रेज, देर इज नो कॉमा. इन फ्रेजेस के बीच में कोई कॉमा नहीं है. दैट मीन्स एनी ऑफ इट्स एलिमेंट, द रिमूवल ऑफ एनी ऑफ इट्स एलिमेंट would remove the basic essence of this entire phrase. This is why सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात, जब आपका केशवानंदा भारती जजमेंट केस में इस बात को एड्रेस किया गया कि क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो फंडामेंटल फीचर्स है प्रियम्बल के भी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉलो करे, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप जो है मोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. सिंस sovereignty is the basic structure, socialist, right, secular, रिपब्लिक एटसेट्रा, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. और ये एक तरीके से उन्होंने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने से एक तरीके से बचाने के लिए ये एक तरीका है कि इसके बीच में कॉमा ना लगा करके उसे एक सिंगल फ्रेज बना दिया जाए कि भैया आप जो है इस पूरे सिंगल फ्रेज को रिमूव नहीं कर सकते. राइट. तो ये जो वर्ड्स इंसर्ट हुए थे, दिस इज बेसिकली एन इंसर्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी. अगली बात उन्होंने जो रिकमेंड करी थी वो ये थी कि भैया आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो पावर्स अनचैलेंजेबल होनी चाहिए. अगर आपने अमेंड कर दिया, पार्लियामेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया हुआ है, तो उसे चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कोर्ट में. ये बात भी किसने रेकमेंड करी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने. इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये इंसर्ट भी किया गया था, जिसे बाद में फिर से डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये प्रोविजन आर्टिकल 368 में. आगे चलते हैं. अगला भैया उन्होंने जुडिशियल रिव्यू पे अपनी एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, जिसपे इन्होंने पीवाईक्यू पूछा था 2019 में. रिकमेंडेशन ये थी कि भैया जो सेंट्रल लॉज है, चलो जुडिशियल रिव्यू उसको हम मेंटेन रखते हैं, बट जो सेंट्रल लॉज है वो सेंट्रल लॉज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने चाहिए. इस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट बना दी थी कि एज ऑफ नाउ क्या सेंट्रल लॉज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, क्या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते. ये पीवाईक्यू की एक स्टेटमेंट थी, वो यहीं से उठाई गई थी. इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इस बात को लागू किया भी था, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसे डिलीट कर दिया. सो एज ऑफ नाउ इवन हाई कोर्ट्स कैन रिव्यू द सेंट्रल लॉज. बट उसने, जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, उसने ये बात रिकमेंड तो करी थी.
एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन और थी इनकी आर्टिकल 226 के रिगार्डिंग कि भैया आर्टिकल 226 में जो एनी अदर मैटर है, हमने रिट जुरिस्डिक्शन को जब पढ़ा, आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो आपका रिट जुरिस्डिक्शन है उसे जब हमने पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के ठीक है से रिलेटेड रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट एनी अदर मैटर से रिलेटेड भी रिट्स इशू कर सकता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये बोला कि भैया ये आर्बिट्ररी है, एनी अदर मैटर मीन्स देर इज अनरिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पावर बाय हाई कोर्ट। तो इसे रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, एनी अदर मैटर को डिलीट कर दीजिए और उसमें डालिए एनी अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, एनी अदर मैटर को डिलीट करके ठीक है बाहर फेंक दीजिए। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन वो इस पे भी बना सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाई कोर्ट की रिव्यू पावर या फिर रिट है ना, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। एक स्टेटमेंट वो ये भी दे देगा कि जो आपके जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसने इसके रिमूवल को रिकमेंड किया था। यस, इनफैक्ट नॉट जस्ट स्वर्ण सिंह कमेटी, 1954 कांग्रेस का ठीक है जो कांग्रेस की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू की ये रिकमेंडेशन थी कि भैया इस फ्रेज को डिलीट करवा दिया जाए, राइट। तो ये भी जो है ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने उस वक्त रिकमेंड करी थी। इनफैक्ट जो आपके सर्विस मैटर्स के लिए इंडिया में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया है वो रिकमेंडेशन भी स्वर्ण सिंह कमेटी की ही थी, ठीक है। 323A 323B इस चीज को इंसर्ट करना, ये इंसर्शन की रिकमेंडेशन भी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की ही थी। आगे हम इन सारे ट्रिब्यूनल्स को पढ़ेंगे। अगली बात है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो एक और रिकमेंडेशन इनकी ये भी थी कि एक इंडिया में ऑल इंडिया लेबर ट्राइब्यूनल भी बनाया जाए। तो ये भी इनकी एक अच्छी रिकमेंडेशन थी। अगली रिकमेंडेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि भैया जो आर्टिकल 31C है जो कि प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 39A आर्टिकल 39B को, किस चीज से, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ग्राउंड पे चैलेंज होने से। तो उस आर्टिकल 31C की जो प्रोटेक्शन है, जो सिर्फ एक डीप इन दो डीपीएसपी को ग्रांट की गई है, वो प्रोटेक्शन सारे डीपीएसपी को दी जाए। ये भी रिकमेंडेशन किसकी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की। हमने ये बात पढ़ी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये बात की भी गई कि ये प्रोटेक्शन सारे डीपीएसपी के को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए लॉज के लिए ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 31C का ये लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया गया अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड मिनर्वा मिल्स केस में भी ये एक्सटेंशन जो है इनवैलिड डिक्लेयर की गई थी। इनफैक्ट स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये तक बात कही थी कि भैया अगर आप कोई भी लॉ बना रहे हैं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो लॉ कोर्ट में चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की जो रेडिकल बातें हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ जनरल बातें कही थी। इन्होंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी रिकमेंड करी, अपार्ट फ्रॉम दीज ड्यूटीज जो कि ऊपर लिखी गई है, अपार्ट फ्रॉम दीज ड्यूटीज उन्होंने कुछ और ड्यूटीज भी सजेस्ट करी थी जो कि अडॉप्ट नहीं की गई। क्या? नंबर 1 ड्यूटी टू पे टैक्स। नंबर 2 ही रिकमेंडेड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज जस्ट लाइक यूएसएसआर मस्ट बी मेड एनफोर्सेबल। दैट मीन्स कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज के ब्रीच को पनिश करने के लिए लॉ होना चाहिए, देयर मस्ट बी पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। And this idea was taken from USSR. This was the recommendation of Swarn Singh Committee that was not accepted finally under the aegis of 42nd Constitution Amendment Act. एक और इनकी जो रिकमेंडेशन थी, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी मेड एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ये भी इसमें बात कही थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज करने के लिए जो भी लॉ बनाया जाएगा वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है, वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इवन चैलेंज भी नहीं हो सकता। फॉरगेट अबाउट डिक्लेयरिंग दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट दैट even that should not be challenged in Supreme Court or High Court. So this provision was also not added finally.
सो क्वेश्चन अगर वो ये दे दे कि ऑल द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी वर जो है एक तरीके से एडेड इन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ पार्ट राइट पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना ना ना, समझ रहे हो? तो ये जो तीन चीजें हैं ये ऐड नहीं हुई थी। अब आते हैं भैया फंडामेंटल ड्यूटीज पे। अगेन यहाँ पे हम ड्यूटीज को रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने के लिए आपके पास अपनी लक्ष्मीकांत ऑलरेडी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्शंस को, हम यहाँ पे देख रहे हैं उन चीजों को जिस तरीके से यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने जो देखा ना, जो मैंने आपको कहा था कि दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स पार्लियामेंट अगर लॉ बनाए, पार्लियामेंट अगर कानून बनाए तो इनमें से कोई भी ड्यूटी वो इम्पोज कर सकती है, एनफोर्सेबल बाय अ सेपरेट लॉ। बट if there is no such law, special law by the parliament, then you cannot go to the court and say that yes, this such and such person has harmed public property। अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी किसी पार्लियामेंट्री लॉ या किसी भी लेजिस्लेटिव लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं है, तो यू कैन नॉट होल्ड हिम लायबल फॉर हिज ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल इसका जो फंडामेंटल ड्यूटी की पहली ड्यूटी है कि भैया अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एटसेट्रा। इस चीज को इम्पोज करने के लिए भारत में कई कई तरीके के लॉ है। फॉर एग्जांपल देयर इज नेशनल फ्लैग कोड, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पे 2023 में वो क्वेश्चन आया था कि फ्लैग का साइज क्या होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि जो 75th हमारी एनिवर्सरी हुई, ठीक है, उसमें जो ध्वज लगाए गए तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशंस दी गई थी, राइट। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में उन्होंने उस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट। फॉर एग्जांपल देयर आर अदर एक्ट्स आल्सो। फॉर एग्जांपल योर नेशनल ऑनर्स एक्ट, नेशनल ऑनर्स एक्ट, जितने हमारे नेशनल ऑनर्स है, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, इन सब नेशनल ऑनर्स के लिए अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो देयर इज राइट, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दैट, फॉर दैट ऑफेंस। देन नेक्स्ट आपकी क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। वो सारे नोबल आइडियल्स, आइडियल्स इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटीज एंड आइडियल्स इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रैशनलिज्म, इन सब नोबल आइडियल्स को आपको जो है फॉलो करना है और चेरिश करना है, इनकी प्रेजेंस को चेरिश करना है, ठीक है। महात्मा गांधी, पटेल, ठीक है, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग, झांसी की रानी, जितने भी लोग हमारे स्ट्रगल, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए, उन सब के नोबल आइडियल्स को, उनके, ठीक है, इन्हें हमें चेरिश करना है। दिस शैल बी आर ड्यूटी। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। यहां से उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था, पीवाईक्यू बना है। इनफैक्ट 2021, 20 या 21 का जो हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने ये एक क्वेश्चन डाल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ये फ्रेज मेंशन्ड है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे, एक दिया था प्रियम्बल, एक दिया था डीपीएसपी, एक दिया था फंडामेंटल ड्यूटी। और जो बड़ी बड़ी कोचिंगें थी वो प्रियम्बल में घुस गई, उन्होंने ये वर्ड यहाँ पे नहीं देखा। प्रियम्बल में अपहोल्ड करने की बात नहीं लिखी गई है। अपहोल्ड करना इज योर ड्यूटी, समझ रहे हो? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ मेंशन्ड है? फंडामेंटल ड्यूटीज में। नो डाउट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो मेंशन्ड इन प्रियम्बल, बट the term uphold and the term protect is not there in the preamble along with this phrase। तो ये जो पूरा फ्रेज है ये कहाँ मिलेगा आपको? फंडामेंटल ड्यूटी में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओथ किसकी होती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज वेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, राइट। तो ये भी आपकी एक ड्यूटी होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो वॉर की सिचुएशन हुई, कोई नेशनल क्राइसिस हुआ, देन यू आई मीन देयर पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ फॉर योर फॉर कॉलिंग योर कंपल्सरी नेशनल सर्विस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज भी आप पे इम्पोज की जा सकती है बाय पार्लियामेंट, राइट। एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल ओकेजन्स में ये बात कह चुकी है कि भैया जो पार्लियामेंट्री लॉ होगा,
अगर पार्लियामेंट्री लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हमें डिटरमाइन करना है तो हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स के साथ डीपीएसपीज को भी देखेंगे, हम फंडामेंटल ड्यूटीज को भी देखेंगे, प्रियम्बल को भी देखेंगे, अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे, और सबसे ज्यादा मैचिंग और सबसे ज्यादा रेलेवेंट उस कंडीशन के हिसाब से जो चीज होगी उसे हम अपहोल्ड करेंगे, राइट। सो अगर कंट्री में कभी ऐसा क्राइसिस हुआ तो आपकी नेशनल सर्विसेज, कंपल्सरी नेशनल सर्विसेज भी कॉल की जा सकती है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल ड्यूटी। अभी हम, अरे यार थोड़ा आगे आ गए, सॉरी फॉर दैट। दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल ड्यूटी। बाकी तो ये थोड़ी रट्टे वाली चीजें हैं, राइट। रट्टे वाली चीज में उतना फिर मजा नहीं आता है। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, यस, राइट। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड कॉम्पोजिट कल्चर। एंड सिमिलर चीज हमने देखा था कि आपके डीपीएसपी में, राइट, जो आपका आर्टिकल 49 था उसमें भी यही बात की गई थी कि जो आपके ठीक है, जो जो हेरिटेज है, राइट, जो जो इस तरीके की, राइट, जैसे आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाना, ये भी आर्टिकल 49 में मेंशन्ड है। तो सिमिलर डीपीएसपीज और जो आपके ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस है। लुक, डीपीएसपीज आर द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स, दे आर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट, and fundamental duties are the duties of the citizens. They are not the duties of the state, they are not the liabilities of the state, they are duties of the citizens. So DPSP is duty of the state, fundamental duties duties of the citizens. So similar duty, similar nature की ड्यूटी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इम्पोज हो रही है दोनों स्टेट्स पे और सिटीजन्स पे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेशनल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी देखिए आपको 48 आर्टिकल 48 में ये मिल जाएगा। यहाँ से देखो लिंकेज बेस्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं। जैसे एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको कहाँ कहाँ पे चीजें मिलेगी। डेफिनेटली आपको प्रीएम्बल में ह्यूमन राइट्स के जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें, ठीक है, फ्रीडम, ये ह्यूमन राइट्स में मेंशन्ड है। नेशनल जो आपका यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है उसमें ये सब चीजें मेंशन्ड है। अब कहाँ कहाँ ये मिलेगी? प्रीएम्बल में मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स में मिलेगी पार्ट 3 में, डीपीएसपीज में इन सब चीजों की बात हुई है, ठीक है, आपकी फ्रीडम की, आपकी लिबर्टी की, है ना, बेबी के केयर की बात हुई है, ठीक है, इन सब, ये सब आपके ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है ना, बेसिक नेसेसिटीज के केयर्स की बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे ह्यूमन राइट्स आपको, ह्यूमन, ठीक है, जो यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है वो, उसका एक इम्पैक्ट आपको यहाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलेगा। तो अगर वो ऐसे पूछे कि ये जो स्पिरिट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो कहाँ कहाँ दिखेगी, सिर्फ राइट्स में नहीं है, डीपीएसपी में भी है, प्रियम्बल में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, और ये एक फंडामेंटल राइट भी है। अगर आपको बोले कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट जो है इंडिया में कहाँ एनविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो या फिर गुड, है ना, या फिर राइट टू एनवायरनमेंट की स्पिरिट आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। डेफिनेटली आर्टिकल 21 की एक्सटेंडेड डेफिनेशन में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आता है, राइट। जो आपका एमसी मेहता केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। देन आपके डीपीएसपी में भी ये चीज लिखी हुई है आर्टिकल 48 में, राइट। देन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये चीज लिखी हुई है। तो ऐसे ऐसे लिंक करके वो अब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। देन डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म, ठीक है, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये आपकी एक ड्यूटी है। सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस, ये आपकी एक ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो कलेक्टिविज्म, ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कलेक्टिव एफर्ट्स या कलेक्टिविज्म की स्पिरिट आपको बताओ जरा कहाँ कहाँ मिलेगी। डेफिनेटली कलेक्टिव स्पिरिट की बात आपके यहाँ हो रही है ना, कलेक्टिव स्पिरिट या कलेक्टिव एफर्ट्स की बात आपके डीपीएसपी में भी हो रही है। कहाँ? आपकी जो जो कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने की बात हुई है, वो कलेक्टिव स्पिरिट को या फिर कलेक्टिविज्म को ही तो दिखाती है। स्पिरिट ऑफ कलेक्टिविज्म, कलेक्टिविज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राइट। देन ये कलेक्टिविज्म आपको आर्टिकल 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी, कैपिटल सी, ठीक है, इन सब में भी आपको ये स्पिरिट ऑफ कलेक्टिविज्म दिखेगा, ठीक है। आपके पंचायती राज से रिलेटेड हो गया, आपके ये, ठीक है,
ये कोऑपरेटिव से रिलेटेड हो गया। तो ये जो आपके आर्टिकल्स है, यहाँ पे भी आपको स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स ये देखने को मिलेगा। हु इज, और ये बात जरूर हमने ये देखा था कि आर्टिकल 21A, राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऑफ वोम ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, ये कब ऐड किया गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में ये बात ऐड की गई थी कि आपके पास फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन होगा हर एक बच्चे के पास बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, राइट। इसी 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 45 में ये बात ऐड की गई। देखो 6 से 14 साल के बच्चों के पास तो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है, उनका क्या जो 0 से 6 है, उनके लिए प्रोविजन आर्टिकल 45 मतलब डीपीएसपी में किया गया कि भैया स्टेट क्या कोशिश करेगा, स्टेट कोशिश करेगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो इन्हें प्रोवाइड की जाए। ये प्रोविजन भी उसी अमेंडमेंट के थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ। सिमिलर, ठीक है, सिमिलर वही बात राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड की गई टू मेक इट एज अ सिविल सोसाइटी एनेबलर। भैया सिविल सोसाइटी या पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि अगर मैं एक पेरेंट और गार्जियन हूँ तो मेरा बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच की उम्र का है उसे मुझे पढ़ाना है, समझ रहे हो? तो ये बात भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड की गई। आगे की जो चीजें हैं, आगे का जो स्टफ है उसे कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद क्योंकि है ना जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ऑलरेडी डन अवे विद, नाउ द प्रोसीजरल थिंग्स जो है वो यहाँ पे बचती है और इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा फ्रूटफुल रहा होगा, कुछ नई लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिली होगी। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए। हाँ मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स वगैरह पढ़ना, और शेयर करते रहिए मन करे तो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। एज